जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जय स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर पीवाईक्यू की सीरीज में। हम यूपीएससी के पीवाईक्यू की सीरीज चला रहे हैं। हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जाकर एक से लेकर पूरे वीडियो देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। हमने आर्ट एंड कल्चर पहले किया, फिर एंशिएंट हिस्ट्री की, फिर मिडाइवल हिस्ट्री की और फिर मॉडर्न हिस्ट्री की। अब हिस्ट्री कंप्लीट हो गई तो मैंने पूछा टेलीग्राम पे, भाई क्या कराया जाए। उन्होंने कहा जियोग्राफी कराओ। कई लोग वहाँ उपस्थित हैं। आप भी टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं। तो जियोग्राफी का आज हमें जलवायु करना है, इसके बाद हम मृदा करेंगे, ठीक है, और कृषि करेंगे। ये 3 टॉपिक हमें जियोग्राफी के करने हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब बने रहेंगे और अपना जैसे प्यार दे रहे हैं वैसे प्यार देते रहेंगे। आपके इसी प्यार की वजह से मैं आपको बता दूँ, ये पीवाईक्यू की सीरीज जब कंप्लीट हो जाएगी तब तक आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका होगा। तब हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की एक सीरीज लाएंगे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, चाहे वह एनसीईआरटी ले लो, चाहे वह लक्ष्मीकांत ले लो, चाहे वह जहाँ भी क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी टेस्ट सीरीज जो लोग निकालते हैं वह टेस्ट सीरीज हम 10 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से एक नई तरीके से सीरीज लाएंगे जो आपको एग्जाम में बहुत मदद करेगी। उससे पहले आप पीवाईक्यू की पूरी सीरीज देखिए, प्लेलिस्ट सेव कर लीजिएगा। चलते हैं अपने जलवायु की तरफ। आज पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लिखित इंडियन ओशन डाइपोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। नंबर 1, आईओडी परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होती है। नंबर 2, आईओडी परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। आपने पढ़ लिया होगा। अब बताना है कौन सा सही उत्तर है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना तो 1 ना ही 2। तो आप फिर से पढ़ सकते हैं। इंडियन ओशियन डाइपोल के बारे में बात की गई है। तो यहाँ लिखा है कि इंडियन ओशियन डाइपोल परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर। तो ये प्रशांत महासागर क्या इंडियन ओशियन डाइपोल में आएगा? मुझे तो लगता है नहीं आएगा। आईओडी परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। यस, प्रभावित कर सकती है, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड ही है। ठीक है, तो इसका आंसर बी होना चाहिए, केवल 2। पहला वाला गलत क्यों था? आपने देखा इंडियन ओशियन डाइपोल की बात कर रहा है और वो यहाँ पर प्रशांत महासागर को बीच में ले आया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। व्याख्या पढ़ लेते हैं। इंडियन ओशियन डाइपोल परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी पूर्वी हिंद महासागर, दोनों पूर्वी हिंद महासागर पश्चिमी हिंद महासागर के समुद्री सतह के तापमान के बीच अंतर से विशेषित होती है। अतः एक कथन गलत है। आईओडी परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम आपको बताएं कि इधर आपका हो जाता है, मान लो अफ्रीका, ये क्या है अफ्रीका, यहाँ पर मेडागास्कर है, ठीक है, इधर आपका ऑस्ट्रेलिया है, तो ये हिंद महासागर में यहाँ पर जो समस्याएं होती हैं इसे इंडियन ओशियन डाइपोल कहते हैं। आपने जियोग्राफी में बड़ी विस्तार से पढ़ा होगा। आगे चलते हैं। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती रहती है। यानी उसमें उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण, शीतोष्ण, आर्कटिक तक परिवर्तित होती रहती है। कौन सा ऐसा होगा? कंचनजंगा नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, नेवरा वैली नेशनल पार्क या नामदफा नेशनल पार्क। तो जी हाँ, इसका आंसर डी होगा, नामदफा नेशनल पार्क। लेकिन क्यों होगा, इसकी व्याख्या हम देखेंगे, जिससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है आने वाले प्रीलिम्स में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर पूर्वी हिमालय में अरुणाचल प्रदेश के, अरे बात तो कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है। यह उद्यान सघन वर्षा के क्षेत्र में स्थित है। वर्षा ऋतु मई से अगस्त तक होती है। यहाँ के वन उष्णकटिबंधीय सदाबहार हैं। तो हमें याद क्या रखना है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार दोनों प्रकार के वन पाए जाते हैं। यह उद्यान पूर्वी हिमालय प्रदेश में स्थित है। यहाँ की वनस्पतियाँ बढ़ती ऊंचाई के अनुसार बदलती हैं। हमें सिंपल पता है, जब हम ऊंचाई पर जाएंगे तो
वनस्पति बदलती ही है, क्योंकि हाइट बढ़ती है, टेम्परेचर परिवर्तित होता है और जलवायु परिवर्तित होती है। निचली ऊंचाई पर जहां उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन मिलते हैं, वहीं बढ़ती ऊंचाई के साथ शीतोष्ण अल्पाइन वन भी पाए जाते हैं। ठीक है। अन्य शेष सभी राष्ट्रीय उद्यानों में उष्णकटिबंधीय जलवायु से लेकर अल्पाइन जलवायु तक विस्तार नहीं पाया जाता है। अब आप बताइए कंचनजंगा कहाँ है, किस राज्य में है, नंदा देवी किस राज्य में है, और नेवरा वैली नेशनल पार्क किस राज्य में है। आप इन तीनों के आंसर 1, 2, 3 कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ क्षेत्र दिए गए हैं, दूसरी तरफ उत्पादन दिया गया है, किसका उत्पादन होता है। तो किन्नौर में क्या सुपारी का उत्पादन होता है, मेवात क्या आम का उत्पादन होता है, कोरोमंडल क्या सोयाबीन का उत्पादन होता है। उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। 1 और 2, 3, 1, 2, 3 कोई नहीं। जो लोग नए होंगे उन्हें लग रहा होगा कि उन्हें नहीं आता, तो PYQ की ये सीरीज इसलिए नहीं होती है कि आप ये देखें आपको आता है कि नहीं। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि यूपीएससी का थीम एरिया क्या है, यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछती है, कैसे क्वेश्चन पूछती है, और आप जब रिवाइज करें, आप जब पढ़ रहे हो हिस्ट्री, जियोग्राफी या करंट अफेयर्स, तो आप उस जगह पर फोकस्ड हो पाएँ कि हाँ यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है। जैसे अभी आपने IOD पढ़ा, इंडियन ओशन डाइपोल, वहाँ एल नीनो भी था। एल नीनो, ला नीना ये चर्चा में रहती हैं, आपको पता होना चाहिए। ये करंट अफेयर्स में अगर है समस्याएं हो रही हैं तो आपको पता होना चाहिए क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, क्या उनसे इम्पैक्ट पड़ रहा है। आपको पता होना चाहिए एल नीनो से भारत में क्या असर होता है, सूखा पड़ता है या ज़्यादा बारिश होती है। ऐसे ही आपको ये कहाँ क्या उत्पादन हो रहा है, किसका उत्पादन हो रहा है। तो आप PYQ अगर नहीं भी आ रहा है तब भी आप PYQ की सीरीज देखिए, क्योंकि उससे आपके जो दिमाग की जो सीमाएं हैं उनका थोड़ा सा उल्लंघन होगा। वह आपको बताएंगे कि भाई इतने ही सीमित ना रहो, अपने नोट्स तक ही सीमित ना रहो, बल्कि थोड़ा सा जहाँ फोकस्ड एरिया है वहाँ भी काम करो। तो इसका आंसर देख लेते हैं। डी आंसर सही होगा इसका, कोई नहीं, यानी कोई भी इसमें से सही नहीं है। तो अब व्याख्या पढ़ लेते हैं क्योंकि रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। उपयुक्त में से कोई भी युग्म सही सुमेलित नहीं है, अतः विकल्प डी होगा। सुपारी जिसे एरिका नट बोलते हैं के उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख अग्रणी राज्य कर्नाटक, केरल, असम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा हैं। आप कहोगे याद करना है, नहीं याद नहीं करना, लेकिन आपने एक बार यहाँ देख लिया। अब अगर एग्जाम में आ गया क्वेश्चन तो आपको ये क्लास याद आएगी कि हाँ कुछ तो PYQ में सुपारी आया था। गॉट इट। कर्नाटक इस दृष्टि से प्रथम स्थान पर है, तो कर्नाटक अगर सुपारी से याद कर सको तो आप कर्नाटक याद कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो अग्रणी है, वो नंबर 1 पे। बाकी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस देखते रहिए। देश की लगभग 40% सुपारी का उत्पादन कर्नाटक द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार करनाल और कुरुक्षेत्र ही हरियाणा में आम की उपज वाले प्रमुख क्षेत्र हैं। करनाल और कुरुक्षेत्र ही, अतः मेवात क्षेत्र आम का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र नहीं है। आम और भी जगह पाए जाते हैं, तो याद नहीं करना है, बस देखना है कि क्या क्वेश्चन आता है। कोरोमंडल सोयाबीन उत्पादन के लिए नहीं, बल्कि देश में फास्फोटिक उर्वरकों के अग्रणी विनिर्माता के रूप में प्रसिद्ध है। तो कोरोमंडल किसके लिए प्रसिद्ध है, फास्फोटिक उर्वरकों के अग्रणी विनिर्माता के लिए। यह क्षेत्र मुख्य रूप से चावल, दाल, गन्ना, कपास, मूंगफली, केला, सुपारी, नारियल, सीमेंट, फिल्म प्रोजेक्ट, मतलब याद नहीं रखना है, ये याद रखना है कि सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। तो अगर आपको बताऊं कि क्या क्या याद रखना है तो आप क्या याद रखेंगे। पहली बात तो ये 2 चीज़ें याद रखेंगे तो बढ़िया है। बाकी कोरोमंडल फास्फोटिक उर्वरकों का विनिर्माण, जितना आप हाईलाइट आपका बच्चा दिख रहा है इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। नंबर 2, उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। तो दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून अवधि घटती है, यस सही है।
उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। यस, यह भी सही है। आंसर सी, दोनों सही है। क्यों सही है दोनों? तो देखो, अपना ये इंडिया है, मानसून यहाँ से आता है केरल से, नीचे से, ठीक है, धीरे धीरे ऊपर जाता है, ठीक है। अब धीरे धीरे ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से वापस होगा, तो यहाँ तो वह कम दिन ही रुक पाएगा ना, यहाँ से तो तुरंत वापस हो गया। लेकिन इस एरिया में जब इंटर किया था और जब वापस निकलेगा, तब से लेकर ये घूमेगा इतना, तब तक यहाँ भी बारिश होती रहेगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा और फिर जाते जाते कम हो जाएगा। जैसे आपसे कहें हम कि यहाँ से इंटर करना है, पूरा घूम के आना है, तो आप यहाँ मान लो 1 जून को इंटर कर रहे हो, या 1 जनवरी, मान लो 1 जनवरी को इंटर कर रहे हो, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8, 9, 10, 11, 12, तो यहाँ पर आप एक ही दिन रुक रहे हैं। यहाँ आप थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो आप बहुत ज़्यादा टाइम, इंटर किए थे 1 जनवरी, यहाँ से निकले कितनी देर में, 12 सितंबर। तो यहाँ से ऊपर जाते समय जो समय है वह मानसून का, जलवायु का कम होता जाता है, ठीक है। ऐसे इधर से इंटर करता है, तो फिर वापस भी इधर से होता है, तो यहाँ वो ज़्यादा समय तक रहेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। पढ़ लेते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के केरल तट पर 1 जून को, ये आपको याद रखना है, पहुंचता है। शीघ्र ही 10 और 13 जून के बीच में आर्द्र पवनें मुंबई व कोलकाता तक पहुंच जाती हैं। आपको पता होगा, जब ये यहाँ से आता है तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक इधर और एक इधर चली जाती है लाइन, ठीक है। तो इधर वाली भी इंटर करती है और इधर वाली भी इंटर करती है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया, दिल्ली में किस शाखा से बारिश होती है, बंगाल की खाड़ी शाखा या अरब सागर की शाखा? शीघ्र ही 10 और 13 जून के बीच मुंबई और कोलकाता पहुंच जाता है। मध्य जुलाई तक संपूर्ण उपमहाद्वीप दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभावाधीन हो जाता है। 10 जून को पटना, 15 जून को लखनऊ। एग्जैक्ट डेट याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जयपुर पहुंचता है। इसी प्रकार सितंबर के आरंभ से उत्तर पश्चिमी भारत से मानसून पीछे हटने लग रहा है। अब आपको ये लाइन याद रखनी है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वही आपको याद रखना है। तथा मध्य अक्टूबर तक दक्षिण भारत को छोड़ शेष समस्त भारत से मानसून निर्वासित हो जाता है। कब जाता है, कब आता है, बस इतना याद रखो। 1 जून को आता है और अक्टूबर तक चला जाता है। लौटती हुई मानसूनी पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा करती है। आपको ये याद रखना है कि तमिलनाडु में अधिकतर वर्षा जो होती है वह इधर वाली बारिश से नहीं होती है। ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। ये जो बारिश है इससे नहीं होती है, बल्कि किससे होती है? जब मानसून लौटता है इधर वाली लाइन, तो ये पानी यहाँ पर गिराता है, यहाँ से उठाता है अरब बंगाल की खाड़ी से यहाँ गिराता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ज़्यादा बारिश मानसूनी पवनों से नहीं, लौटती हुई जो पवनें हैं मानसूनी, उनसे होता है, ठीक है। स्पष्ट है कि उत्तर भारत में मानसून की अवधि सामान्यतः जून से सितंबर का माह के बीच होती है, जबकि दक्षिण भारत में यह जून नवंबर तक बनी रहती है, क्योंकि वहाँ सबसे पहले आता है, सबसे बाद को जाता है। भारत के उत्तरी विशाल मैदानों में मानसूनी पवनों का प्रवेश पश्चिम बंगाल से हिमालय के समानांतर पश्चिम की ओर होता है। ऐसे अपने प्रवेश के क्रम में पहले आने वाले स्थानों पर ये पवनें भारी मात्रा में वर्षा करती हैं। आगे बढ़ते हुए इनकी आर्द्रता में ह्रास होने लगता है। परिणाम स्वरूप पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए मानसूनी पवनों से वर्षा में कमी होने लगती है। आपको क्या याद रखना है? आपको बस इतना याद रखना है कि जब ये भारत है, इधर से इधर जाने पर बारिश में कमी आती है। सबसे ज़्यादा बारिश इधर होगी और सबसे कम इधर होगी आगे चल के, ठीक है। बस इतना याद रखना है। प्राकृतिक वनस्पति 2023 में आया पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित वृक्षों पर विचार कीजिए। कटहल, महुआ, सागौन। निम्नलिखित में से कौन पर्णपाती वृक्ष है? तो सिर्फ पर्णपाती वृक्ष क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, कितना जलवायु चाहिए, कितना बारिश चाहिए, यही आवश्यक नहीं है, बल्कि कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा फसल जो है वह पर्णपाती है, कौन सी सदाबहार है, कौन सी अर्ध सदाबहार है। तो इसमें पता है हमें, बी ऑप्शन सही होगा। 2 ऐसी हैं जो पर्णपाती हैं, कौन कौन सी देख लेते हैं। कटहल सदाबहार
लेटेक्स उत्पादक 25 मीटर ऊंचाई वाले वृक्ष हैं जो भारत और मलेशिया के स्थानिक वृक्ष हैं। तो हमें याद रखना है भारत और मलेशिया के स्थानिक वृक्ष हैं कटहल। अगली बार क्वेश्चन बन सकता है। जो श्रीलंका, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया एवं उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका में पाए जाते हैं। स्थानिक कहाँ के हैं? भारत और मलेशिया के, बाकी पाए और भी जगह जाते हैं। इनकी खेती बड़े फलों व लकड़ी हेतु की जाती है जो आकार एवं स्वरूप में भिन्न हो सकते हैं। ठीक है। महुआ एक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती तेजी से बढ़ने वाला वृक्ष है। मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र में पाया जाता है, उतना हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। सागौन एक उष्णकटिबंधीय दृढ़ लकड़ी वाला पर्णपाती वृक्ष है। दक्षिण पूर्व एशिया का स्थानिक पेड़ है। स्थानिक कहीं भी आए, आप एक चीज़ ध्यान रखना, स्थानिक शब्द जहाँ भी आए आपको वो रट लेना है। कई क्वेश्चन आए हैं, अभी हम देखेंगे। स्थानिक बहुत पूछा गया है, ये स्थानिक कहाँ का है। सागौन की लकड़ी को इसके स्थायित्व तो जल प्रतिरोध हेतु महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका उपयोग नाव निर्माण, फर्नीचर, नक्काशी, लिबास जैसे विभिन्न जगह पर किया जाता है। तो इसमें कटहल गलत था, बाकी दोनों पर्णपाती वृक्ष ही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। उपयुक्त राज्यों के संदर्भ में राज्य के कुल क्षेत्रफल की तुलना में वन आच्छादन की प्रतिशतता के आधार पर कौन सा सही आरोही अनुक्रम है? 2023 वन रिपोर्ट आ चुकी है, मैंने कराई है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। अगर आप कमेंट कहेंगे तो मैं उसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा और उसके नोट्स बना लें, क्योंकि वो अगले 2 साल तक आपके लिए लाभदायक रहेगी। और ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है यूपीएससी कभी कभी। तो हमें पता है सबसे ज़्यादा वृक्ष कहाँ है। सी ऑप्शन इसका सही होगा, 3 2 4 1, 3 2 4 1, यानी महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, फिर उड़ीसा, छत्तीसगढ़। वन आच्छादन की प्रतिशतता पूछा है। सबसे ज़्यादा वन पूछा होता तो हम मध्य प्रदेश लगाते। सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। लेकिन प्रतिशतता कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये जो ऑप्शन दिए गए इनके अकॉर्डिंग बात हो रही है। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र की प्रतिशतता नहीं है, लेकिन इन राज्यों के हिसाब से सबसे ज़्यादा वहाँ है, महाराष्ट्र में। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा देश में वन क्षेत्र की वस्तुस्थिति से अवगत कराने के लिए वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है। हर 2 साल में जारी की जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगली बार फैक्ट ये भी पूछ सकता है, पहली बार कब जारी की गई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत की वन स्थिति नामक इस रिपोर्ट को देश के वन संसाधनों का आधिकारिक आकलन माना जाता है। भारत सरकार प्रत्येक 2 वर्ष, यहाँ लिखा भी है, में वन सर्वेक्षण करवाती है, जिसमें भारत के भौगोलिक क्षेत्र में वनों से आच्छादित हिस्से का आकलन किया जाता है। दिए गए राज्यों के संदर्भ में राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में महाराष्ट्र 16.47, मध्य प्रदेश 25.11, उड़ीसा 32.98, छत्तीसगढ़ 41.09, अतः विकल्प सी सही है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है, ये हमको याद रखने की आवश्यकता भी नहीं है। 2023 की रिपोर्ट आ चुकी है, वो आप देख कर सकते हैं जाकर। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, भारत में निम्नलिखित में से किसी एक वन प्रारूप में सागौन एक प्रभावी वृक्ष स्पीस है। सागौन पे अभी क्वेश्चन आया ऊपर, आपने देखा स्टेटमेंट में सागौन था, यहाँ भी सागौन है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ी वन, घास स्थल युक्त शीतोष्ण वन। यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा गया था, इरेज कर दे, थोड़ा हटा दो। निम्नलिखित वृक्षों पर विचार कीजिए, कितने पर्णपाती वृक्ष हैं। सागौन यहाँ दिया गया है, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। आइए, 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, सागौन क्या है। क्या है सागौन? आर्द्र पर्णपाती वन है। अगर ये क्वेश्चन आप करके जाते तो इसमें से 33% काम हो जाता है, यानी हमें एक तो एग्जैक्ट पता होता कि सागौन इज पर्णपाती वन। पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, मैं पूरे हिस्ट्री पढ़ा के आपको पीवाईक्यू दिखा दे कि रिपीट हो रहे हैं, देखो ये रिपीट हुआ, वो रिपीट हुआ, यहाँ भी हो रहे हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सागौन या टीक भी बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन।
भारत में ये वन मानसूनी वन का प्रारूपक है। साल इन वनों का एक प्रमुख वृक्ष है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन भारत के उन सभी भागों में विस्तारित है जहां औसत 100 से 200 सेंटीमीटर होती है वर्षा। उत्तर पूर्वी राज्य, हिमाचल के गिरिपथ, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, छोटा नागपुर का पठार ओडिशा में पाए जाते हैं। इन वनों में साल, ध्यान क्या रखना है, साल भी, सागौन भी, शीशम भी, हुर्रा भी, महुआ भी, आंवला भी, कुसुम भी, चंदन, ये सब प्रजातियों के वृक्ष पाए जाते हैं। टीक एक बहुउपयोगी मूल्यवान लकड़ी है। यह भारत के अलावा म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, लाओस देशों में पाई जाती है। ठीक है, 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा चाहिए होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन का संयोजन है, यानी तीनों, ऐसा कौन सा है? उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी बंगाल, दक्षिणी सौराष्ट्र या अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका बहुत आसान क्वेश्चन का आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो मैंग्रोव, सदापर्णी, पर्णपाती तीनों अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि आसान तो है लेकिन अगली बार टफ क्वेश्चन बन सकता है। भारत में मैंग्रोव वन बंगाल की खाड़ी के तटीय प्रदेशों में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में तथा दूसरी ओर कच्छ में, काठियावाड़ में, खंबात की खाड़ी में, तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। साथ ही अंडमान निकोबार में भी पाए जाते हैं। सदाबहार वन देश के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है, तापमान 25 से 27 के बीच होता है। तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। ये वन पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी घाट के कुछ भागों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उड़ीसा, हिमालय के गिरिपथ, भाबर, तराई प्रदेशों में पाए जाते हैं। पर्णपाती वन की क्या है, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये कहाँ पाए जाते हैं, अभी हम ऊपर देख कर भी आए। चूँकि अंडमान निकोबार द्वीप उष्णकटिबंधीय द्वीप प्रक्षेत्र है, यहाँ होने वाली मानसूनी वर्षा व्यापक तौर पर पर्णपाती वनों के लिए लाभकारी है, जबकि यह सर्वविदित है। अंडमान मैंग्रोव वन विश्व के प्रमुख मैंग्रोव वनों में एक है। तो ये तो आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। उपयुक्त राज्यों में से किसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम में कहाँ सदापर्णी वन उष्णकटिबंधीय पाए जाते हैं, वह भी आर्द्र वाले? तो इसका आंसर होना चाहिए सी, यानी 1 और 3। हिमाचल प्रदेश इसको कट कर देते हैं। क्यों कट कर देते हैं? क्योंकि आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश इधर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम उत्तर पूर्वी राज्यों में, उत्तर पूर्वी राज्य में वर्षा मतलब बल्कि होती है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन वर्षा वनों का एक अनूठा उदाहरण है। ये वन 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा, 22 डिग्री तापमान वाले होते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, ये चीज़ याद रखनी है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहारी वन के लिए जलवायु की दिशाओं में विकसित होते हैं। यहाँ विविध प्रजातियों के वन एक साथ पाए जाते हैं जो कि वर्ष में भिन्न भिन्न अवधियों में अपनी पत्तियां गिराते हैं, एक साथ नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, स्टेटमेंट में बन सकती है अगली बार। ये समग्र रूप से सदापर्णी बने रहते हैं। भारत में ये वन अंडमान निकोबार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, सिर्फ वही नहीं, अगली बार कोई और स्टेट दे देगा। पश्चिमी घाट, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम में पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में उपयुक्त वनों के लिए भौगोलिक दशाएं अनुकूल नहीं है, इसीलिए नहीं पाए जाते, वहाँ पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है। अब कई विभिन्न वर्ग हैं, इनको आप देख सकते हैं। आप में जो एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसमें ये दिया गया है। एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, पीवाईक्यू के साथ साथ आप एनसीईआरटी सीरीज का भी लाभ उठा सकते हैं। यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहां निम्नलिखित में से किन पादपों के प्राकृतिक रूप में उगते हुए दिखने की संभावना है? यानी आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो क्या क्या दिखेगा आपको हिमालय? 5 चंदन बुरुंश। तो ये चंदन क्या दिखेगा? इस चंदन पे भी क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, चंदन पर क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। अगर हम चंदन को कट कर दें तो आप देखेंगे आंसर ही हमें मिल जाएगा, क्योंकि चंदन कहाँ मिलता है? पुष्पा की मूवी तो सबने देखी होगी, चंदन दक्षिण भारत में मिलता है। ठीक है, चंदन अगर आप कट कर देंगे तो आंसर अपने आप मिल जाएगा। और इस चंदन पे क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हिमालय का विस्तार मुख्यतः भारत के जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल,
अरुणाचल प्रदेश में है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हिमालय में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा वन पाए जाते हैं। हिमालय के गिरिपथ से पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके बाद 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर शीतोष्ण। ये पूरा एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट है, ठीक है। आप इसको पढ़ लेंगे और पढ़ाई होगा कि कहाँ बांज ओक मिलते हैं, कहाँ चेस्टनट मिलता है, और ये सदाबहार वन है, ठीक है। कितनी ऊंचाई पर मिलते हैं, इस ऊंचाई पर क्या मिलते हैं, ये भी आपको एनसीईआरटी में आपने पढ़ाई होगा। चीड़ के वन पाए जाते हैं कि कहाँ क्या मिलता है। हिमालय के 3000 से 4000 ऊंचाई पे जाएंगे तो क्या मिलेगा, सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन बर्च, रोडोडेंड्रॉन, ये मिलते हैं, ठीक है। मॉस लाइकेन उसके बाद मिलना लगता है। तो ये आपने पढ़ाई होगा एनसीईआरटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ऐसी सर्वोपयुक्त जलवायु विषयक स्थितियां उपलब्ध हैं जिनमें न्यूनतम लागत से ऑर्किड की विविध किस्मों की खेती हो सकती है और वह इस क्षेत्र में निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। ऑर्किड की विविध संभावनाएं, बी अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही। ऑर्किड क्या है इसके बारे में पढ़ लो, रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। ऑर्किड एक रंगीन मनमोहक पुष्पीय पौधा है, विश्व में यह हिमनदों के सिवाय सभी महाद्वीपों में पाया जाता है। तो सभी महाद्वीपों में पाया जाता है हिमनद को छोड़कर। परफ्यूम के निर्माण में, फूलों की खेती, व्यापार, सजावट के रूप में, खाद्य के रूप में, परंपरागत दवाइयों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। इम्पोर्टेंट पौधा है। ऑर्किड की खेती भारत के उत्तर पूर्वी जलवायु क्षेत्रों में की जाती है। विश्व स्तर पर अति आर्द्रता वाले उष्ण क्षेत्रों में की जाती है। भारत में फूलों की खेती का 9% इन्हीं ऑर्किड से प्राप्त होता है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश ऑर्किड की कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर आप देखिए हिमाचल प्रदेश भी आ गया है। व्यावसायिक स्तर पर तटीय क्षेत्र महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के साथ ही उत्तर पूर्वी ऑर्किड की खेती में वृद्धि की उत्कृष्ट क्षमता है। उपज की दशाएं क्या हैं, तो प्राकृतिक दशाएं आदर्श हैं। वातावरण उत्पन्न कृत्रिम रूप से घरों में उपजाया जाता है। घने जंगल, अप्रत्यक्ष धूप जो हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करता है। तापमान 15 से 30 डिग्री, आर्द्रता रात में 30% से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं कि सब कुछ पढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2004 की सुनामी ने लोगों को यह महसूस करा दिया कि मैंग्रोव तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य कर रहे हैं। गरान सुरक्षा बाड़े के रूप में किस प्रकार कार्य करता है। गरान मैंग्रोव को कहते हैं, ये वर्ड भी आप याद रखो। हिंदी वाले विशेषता मैंग्रोव भी पढ़ते हैं, लेकिन ये भी याद रखो। गरान अनूप होने से समुद्र एवं मानव बस्तियों के बीच एक ऐसा बड़ा क्षेत्र खड़ा हो जाता है जहाँ लोग ना तो रहते हैं ना जाते हैं। या गरान भोजन और औषधि दोनों प्रदान करते हैं जिनकी प्राकृतिक आपदा के बाद लोगों को जरूरत पड़ती है। गरान के वृक्ष घने वितान के लंबे वृक्ष होते हैं जो चक्रवात और सुनामी के समय उत्तम सुरक्षा प्रदान करते हैं। गरान के वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वारभाटे से नहीं उखड़ते। तो इसका आंसर सही है, डी वाला जो है वो ऑप्शन सही होगा। मैंग्रोव के वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वारभाटे से नहीं उखड़ते। मैंग्रोव वैसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी ऊपर भी क्वेश्चन आया था। तो मैंग्रोव तो हमेशा पढ़ के ही जाना चाहिए। तो मैंग्रोव लवड़ी जल की एक तटीय वनस्पति है। कौन से जल की, लवड़ी। सुंदरी, मैंग्रोव, कच्छ वनस्पति यहाँ सब मिलते हैं। हेलोफाइट्स लवड़ी दशाओं में उगने वाले वृक्ष होते हैं। हेलोफाइट्स क्या होते हैं, ये सब मैंग्रोव कहाँ कहाँ मिलता है। यहाँ से कह देगा सिर्फ पूर्वी तट पर मिलता है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक। या सिर्फ पश्चिमी तट पर मिलता है, या कच्छ की खाड़ी में नहीं मिलता, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो गलत हो जाएंगे, ठीक। स्टेटमेंट याद रखिएगा। सुंदरवन के प्रसिद्ध डेल्टा में सुंदरी, हैबिटेरा माइनर वृक्ष पाए जाते हैं जिसमें ठोस टिकाऊ इमारती लकड़ी प्राप्त की जाती है। मैंग्रोव वनस्पतियों की जड़ें गहरी, असंख्य शाखायुक्त तथा वृक्ष की ऊंचाई सामान्यतः कम होती है। ये ध्यान रखिएगा, वृक्ष की ऊंचाई सामान्यतः कम, जड़ें गहरी। आपने हालांकि पढ़ा होगा मैंग्रोव के बारे में। चक्रवात, सुनामी अथवा अन्य ऊंची सागरीय लहरों के आगमन के दौरान भी ये वनस्पतियां अपनी जड़ों से उखड़ती नहीं है, स्थायी बनी रहती है, इसी वजह से फायदा रहता है। चलिए मृदा पढ़ लेते हैं। मृदा भी बहुत महत्वपूर्ण है। सॉइल, एनसीईआरटी में सॉइल का पूरा बढ़िया चैप्टर है, आप उसको पढ़ सकते हैं। भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से
किसके अपक्षरण से हुई है? क्या भारी वन मृदा के द्वारा, या ज्वालामुखी चट्टान, या ग्रेनाइट शिस्ट, या शेल और चूना पत्थर? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको पता होगा, आपने आंसर अभी तक दे भी दिया होगा। बी वाला सही है, ज्वालामुखी उद्गार हुआ है। वहीं से काली मृदा कपास लावा से बनी हुई है। काली मृदा का निर्माण दरारी उद्भिदे से निकले लावा, लेकिन ये क्या है? बेसाल्ट चट्टान है, ये भी ध्यान रखिएगा आप, कि विखंडन से हुई है। यह कपास की खेती के लिए अति महत्वपूर्ण है। काली कपासी मृदा या रेगुर मृदा भी इसको कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चेरोनिज्म या ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी इसे कहते, कई नाम है, आप तो पहले नाम याद कर लो। तो हम तो पहले नाम ही याद कर ले भाई। रेगुर मृदा, कपासी मृदा, काली मृदा, चेरनोजम मृदा, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ मेटल, और भी 2-4 दे देते हैं। उत्तर प्रदेश में इस मृदा को करेल की संज्ञा दी जाती है लोग, ठीक है। कपास के अतिरिक्त यह मृदा गन्ना, गेहूं, प्याज, फलों की खेती के लिए भी अनुकूल है, लेकिन मेन रूप से कपास के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लाइक तो किया नहीं होगा, कोई बात नहीं, पढ़ लो, लाइक तो कर ही दिए दोगे आगे चलकर। कृषि मृदाओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। नंबर 1, विचार करो। मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबल रूप में कम करता है। जो मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश है, यानी कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा है, वो जल धारण क्षमता को प्रबल रूप से कम करता है। दूसरा, गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती। गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती। आधे लोग तो ये से कह रहे हैं सर गंधक क्या होता है, ये तो मुझे बता दो, बताएं। सल्फर, सल्फर को गंधक कहते होंगे, सल्फर। कुछ समयावधि तक सिंचाई के कुछ कृषि भूमियों के लवड़ी भवन में योगदान कर सकती है। कुछ समयावधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के सैलिनाइजेशन में योगदान कर सकती है। कौन सा इसमें से सही है? इसका आंसर बी सही होगा। केवल 3 सही है, दूसरा और पहला गलत। क्यों? क्योंकि कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबल रूप से कम कर देता है, और दूसरा लिखा है कोई भूमिका नहीं होती। पढ़ लेते हैं क्या। मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबल रूप से कम करता है, यह कथन सही नहीं है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थों की, नोट करो, उच्च, तुम यह कर लो पहले, कार्बनिक पदार्थों की उच्च मात्रा से मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। यानी जितना कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाओगे उतनी जल धारण क्षमता बढ़ जाएगी। मैथ वाले जानते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। इसी तरह दूसरे विकल्प में दिया गया है गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती, जो कि गलत है। तो हम इसे हाईलाइट क्यों कर रहे हैं? सही कथन ये है कि गंधक का विशाल भंडार मृदा तथा अवसादों के भीतर है, जहाँ यह कार्बनिक रूप से कोयले, तेल, पीट के रूप में पाया जाता है, तथा इसी तरह अकार्बनिक निक्षेपों, पाइराइट चट्टान, सल्फर चट्टानों में सल्फेट, सल्फाइड, कार्बनिक सल्फर के रूप में पाया जाता है। अर्थात दिए गए उपयुक्त तीनों कथनों में से केवल तीसरा कथन ही सही है। अब आप देखिए कैसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। 2017 का क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 1, राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम। अब देखो आप, करंट में अगर कोई स्कीम रहती है तो वह इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो ये करंट का क्वेश्चन है, देख लेते हैं फिर भी। राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम का क्या उद्देश्य है? यानी स्कीम में भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है आपके लिए? उद्देश्य महत्वपूर्ण है, थीम मिल गई। जितनी स्कीम हो महत्वपूर्ण, उसके आप उद्देश्य याद करिए। सिंचित कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, क्या उद्देश्य है मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम का? मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम, क्या सिंचित कृषि योग्य क्षेत्र भूमि का विस्तार करना इसका उद्देश्य है? क्या मृदा गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा के आकलन में बैंकों को समर्थ बनाना है? तो पहला सिंचित कृषि योग्य भूमि का बात कर ली, दूसरा ऋण की बात कर ली, कृषि भूमि में उर्वरकों के अति उपयोग को रोकना है, यानी तीसरा उर्वरकों की बात हो गई। तो इसमें से कौन सा सही है? केवल 1, 1, 2, केवल 3, 2, 3, 1, 2, 3। तो हमें पता है इसका आंसर बी सही होना चाहिए, केवल 3, उर्वरकों के अति उपयोग को रोकना। पहला और दूसरा गलत है, ना ऋण की बात कर रहा है ना सिंचित। देख लेते हैं।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत सभी राज्यों, संघशासित प्रदेशों में सभी खेतों की प्रजनन क्षमता का मूल्यांकन करने तथा 2 साल के चक्र में किसानों को नियमित रूप से मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड की जानकारी देना है। यहाँ ना ऋण की मात्रा के आकलन की बात हो गई है और ना कोई सिंचित क्षेत्र की बात हो रही है। ठीक है, इस बार भी क्वेश्चन आया था स्कीम से। कौन सा आया था? छतों के ऊपर आप जो छत पे जाके चारों तरफ मुंडी घुमाते होंगे तो आप देखते होंगे सोलर पैनल, सोलर पैनल, सोलर पैनल। तभी से सबको पता था। ये इम्पोर्टेंट इतनी है कि आजकल आप जिस शहर में रहते होंगे वहाँ चारों तरफ एक ही चीज़, सोलर लगवाओ, सोलर लगवाओ, सोलर लगवाओ। तो क्वेश्चन खटाक से पूछा गया। समझ में आया आपको? तो स्कीम अगर कोई महत्वपूर्ण है जिससे बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला, बहुत, अब ये किसानों पर था, मृदा पर था, तो इम्पोर्टेंट थी। वो नवीकरणीय ऊर्जा पे सूर्य घर वाली जो सोलर पैनल लग रहे हैं, तो नवीकरणीय ऊर्जा इसमें महत्वपूर्ण है, उस पर क्वेश्चन पूछा गया। तो महत्वपूर्ण स्कीम हमेशा आती हैं, आती रहेंगी। भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सीधे एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप पढ़ के जाइए, हो जाएगा। वेदिका कृषि, वन उन्मूलन, उष्णकटिबंधीय जलवायु। भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कौन सा सही उत्तर है? तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन आपको पता है, बी आंसर सही होना चाहिए। केवल 2 जो है वनो उन्मूलन, वेदिका कृषि तो इसमें फायदा देती है अपक्षय रोकने में, जलवायु से कोई लेने देना उष्णकटिबंधीय जलवायु से नहीं है। सीधे एनसीईआरटी आप पढ़िए जाकर, हमने इस जियोग्राफी की कराई है, 7th या 8th में है ये। ऊपरी मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन मृदा की उर्वरता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इसे प्रोत्साहन देने वाले कारकों में वनों उन्मूलन, उच्च वर्षा एवं प्रवाह, मृदा संरचना, तीव्र ढाल प्रवणता, ये सब की वजह से होता है। वेदिका कृषि को श्रेणीनुमा कृषि भी कहा जाता है। ऐसा कृषि प्रणाली में ढाल युक्त भूमि में समोच्च रेखाओं के सहारे भूमि का समतलीकरण कर वेदिकाओं का निर्माण किया जाता है। यह कृषि प्रणाली मृदा अपरदन को रोककर मृदा संरक्षण को बढ़ावा देती है, ना कि इसके अगेंस्ट होती है। वनोन्मूलन मृदा अपरदन को बढ़ावा देता है। वृक्षों की जड़ें जो हैं मृदा को बांधे रखती हैं। अत्यधिक वर्षा, प्रवाह, तेज हवा की स्थितियों में वृक्ष ऊपरी मृदा को प्रवाह से बचाए रखते हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उच्च तापमान पाया जाता है। यहाँ उच्च वर्षा होती है, जिससे इन प्रदेशों में सघन वनों का व्यापक विकास देखा जाता है। इस क्षेत्र में मृदा अपरदन के लिए स्थानांतरण कृषि, वनोन्मूलन, मानवीय गतिविधियाँ जिम्मेदार हैं, न कि उष्णकटिबंधीय जलवायु। ठीक है, 2013 का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं। वे नाइट्रोजन और पोटाश से समृद्ध होती हैं। उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। या इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। एनसीईआरटी 10th क्लास जियोग्राफी। लेटेराइट मिट्टी राइट हैंड साइड में जो पेज है उस पर लिखा हुआ है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। तो कौन सा सही है? आप लोगों ने क्या बताया? इसका आंसर सही होगा सी, 1 और 4। दूसरा गलत है, नाइट्रोजन पोटाश से समृद्ध नहीं है बल्कि इसकी कमी होती है। और हमने इसको 7th क्लास के एनसीईआरटी में भी ये था और वहाँ भी कराया था, आप वहाँ भी देख सकते हैं। उनका राजस्थान उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है? नहीं, उत्तर प्रदेश में तो आप जलोढ़ मृदा ज़्यादातर देखेंगे। लेटेराइट मृदाएं उच्च तापमान व भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती हैं। ये मृदाएं उष्णकटिबंधीय वर्षा, आर्द्र एवं शुष्क ऋतुओं की बारंबारता के कारण हुए तीव्र निच्छालन का परिणाम है। तो किसके लिए निच्छालन का परिणाम है? वर्षा के साथ चूना और सिलिका तो निच्छालित हो जाते हैं, लेकिन लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक भरपूर मृदा में शेष रह जाती हैं। लोहे के ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यह क्या, ये मृदाएं उष्णकटिबंधीय, आर्द्र एवं शुष्क ऋतुओं की बारंबारता के कारण हुए तीव्र निच्छालन का परिणाम है। सीधे एनसीईआरटी का कॉपी पेस्ट करो और बढ़िया से नंबर लेकर आओ। लेटेराइट मृदाओं में जैव पदार्थ, नाइट्रोजन, पोटास, फास्फेट, कैल्शियम की कमी होती है। हमने जब 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ाई थी जियोग्राफी की, तो मैंने बताया था क्या क्या याद रखना है। पहला, क्या चीज़ किससे बनी है मृदा। दूसरा, किन राज्यों में है मृदा। तीसरा, उससे कौन सी फसल बनती है। और चौथा, किस चीज़ की कमी है और किस चीज़ की में अधिकता है।
लोहा ऑक्साइड में एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अधिकता होती है। ठीक। लेटेराइट मृदाओं का विकास मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्रों में हुआ है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, राजमहल पहाड़ियाँ, सतपुड़ा, विंध्य पर्याप्त विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में नहीं मिलती हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में काजू, टैपियोका, मसाले आदि की खेती के लिए मृदाएं उपयुक्त हैं। तो आंसर 4 भी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहाँ के लिए होता है? भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि प्रबल पवन क्रिया के अधीन मरुप उपबांध, नदी प्रवाहों के सन्निकट का बाढ़ग्रस्त होने वाला निम्न समतल मैदान, या अपतरण के बढ़कर फैलने की संभावना से युक्त गुल्म भूमि उपयुक्त में से कोई नहीं। पहले तो आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया सही से तो बता दो, ये अपतरण क्या है, ये गुल्म क्या है, ये तो बताओ। मरु उपांत क्या है? भाई यही हिंदी है। इसी के चक्कर में लोग कहते रहते हैं कि भाई मंगल ग्रह से करा रहे हो क्या। खैर, हो सकता है आप हिंदी में स्ट्रांग हो, आपको आता हो, मुझे तो ये नहीं पता क्या है। आंसर इसका देख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। समोच्च बांध निर्माण कंटूर बंडिंग को कंटूर जुताई, समोच्च जुताई या कंटूर कृषि के नाम से भी जाना जाता है। पहले तो 50 नाम याद कर लो, अभी ऊपर भी 50 याद किए थे, यहाँ भी याद कर लो। समोच्च बांध निर्माण, कंटूर बंडिंग, कंटूर जुताई, समोच्च जुताई, ठीक है, कंटूर कृषि, ये इतने नाम याद कर लो पहले, सब एक ही चीज़ है। यह मृदा संरक्षण हेतु एक कृषि तकनीक है। इसके तहत कृषि ढाल युक्त भूमि पर उसके समोच्च रेखाओं, एक समान ऊंचाई रखने वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है। एनसीईआरटी में आराम से दिया गया, आप वहां जाकर 7th क्लास की एनसीईआरटी, 8th क्लास की एनसीईआरटी मैंने कराई है, पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। वृक्ष लगाकर पत्थरों को रखकर अवरोध उत्पन्न किया जाता है, यानी मान लो यहाँ है, वृक्ष लगा दिए तो ये बांधे रखेगा मृदा को। समोच्च अवरोध भारी वर्षा के दौरान अवनलिकाओं के निर्माण एवं परत अपरदन को रोकते हैं, जो कि मृदा अपरदन के प्रमुख कारक हैं। ठीक है, यह विधि उन क्षेत्रों में अधिक कारगर होती है जहाँ पर तीव्र ढाल, अधिक जल वर्षा के कारण तेजी से अपरदन होता है। दक्षिण पूर्व एशिया में प्रवृत्ति ढाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है? जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन, मनुष्यों द्वारा कोयले का जलाना, वनस्पति की मृत्यु। तो आपको सिंपल पता है, इसमें कोई बहुत कठिन नहीं है, सी वाला ऑप्शन सही होगा। एक और 3, मनुष्य द्वारा कोयला जलाना, कोयले से नाइट्रोजन, वाह क्या बात कही है। तो इसका 1 और 3 आंसर सही होगा। नाइट्रोजन चक्र के अंतर्गत मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा जंतुओं द्वारा यूरिया के उत्सर्जन और वनस्पति की मृत्यु से बढ़ती है। कोयले के जलने से वातावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, नाइट्रोजन सीधे मृदा में नहीं पहुंच पाती। ठीक है, यहाँ पे दिया गया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 2011 में पूछा गया, मृदा का लवड़ी भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवड़ी भवन का क्या प्रभाव पड़ता है? वैसे पढ़ लेते हैं। मृदा का लवड़ी भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवड़ी भवन का क्या प्रभाव पड़ता है? या फसलों के उत्पादन में अतिरिक्त वृद्धि लाता है, या कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है, या भौम जल स्तर को ऊपर ले आता है। वाह, यह मृदा के वायु अवकाशों को जल से भर देता है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है मृदाओं को अपारगम्य बना देता है, सीधे एनसीईआरटी। तो मुझे तो लगता है मृदा के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, इनफ है। ठीक है, मृदा में लवणीयता की समस्या उन क्षेत्रों में होती है जहाँ वाष्पीकरण की दर वर्षण दर से अधिक होती है, यानी पानी ऊपर बहुत ज़्यादा चला जाता है, नीचे बचता ही नहीं। ऐसी स्थिति में केशिकत्व क्रिया द्वारा मृदा में विद्यमान सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीज के लवणीय तथा क्षारीय तत्वों का जल के साथ सतह पर आगमन होता है। इस दौरान जल का वाष्पीकरण हो जाता है और सोडियम युक्त सभी लवण मृदा की ऊपरी सतह पर ही छूट जाते हैं। अब यहाँ है, यहाँ से पानी चला गया तो यहाँ बचाएगा क्या? बचेगा तो वही सोडियम वगैरह, ऊपरी सतह पर ही छूटकर लवण की एक परत के रूप में जमा हो जाते हैं। संपूर्ण प्रक्रिया मृदा को लवणी भवन कहलाती है। मृदा का लवणी भवन होने से मृदा अपारगम्य हो जाती है। इस प्रकार लवणी एवं क्षारीय मृदा कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन,
लवड़ी एवं क्षारीय मृदाएं कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। सीधे सीधे एनसीईआरटी की भी लाइन है। भारत के नहरों द्वारा अतिसिंचित भागों में मृदा के लवड़ीकरण की समस्या आम है। भारत के लगभग 80 लाख हेक्टेयर भूमि लवड़ीयता एवं क्षारीयता की समस्याएं व्याप्त है। कोई कहीं स्टेटमेंट आए कि लवड़ीय भूमि है तो कृषि वहाँ अच्छी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्षारीय भूमि है तो कृषि अच्छी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। भारत के डेल्टाई क्षेत्रों में लवड़ीय, दलदली और लंबी घास झाड़ियों वाले क्षेत्र मौजूद हैं। कृषि नहीं होती है। कच्चे रण में भी अत्यधिक लवणता है, इसलिए कृषि नहीं होती है। तो कृषि वहाँ होगी जहाँ न अधिक लवणता हो, ना अधिक क्षारीयता हो। तो 1 घंटे के लगभग वीडियो बन गया है। कृषि बड़ा चैप्टर है, इसमें कई क्वेश्चन हैं, तो ये करेंगे तो 2 घंटे का बन जाएगा। इससे बढ़िया ये कल करते हैं। आज के लिए इतने ही रखते हैं। आपको कैसा लगा लाइक कमेंट तो कर ही दिया होगा, मुझे पता है। बाकी आप चैनल पर जाकर और चीज़ें देख सकते हैं, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं और नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने सुझाव आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। कुछ और बेहतर करने का प्रयास है तो आप बता सकते हैं, या कोई अन्य सीरीज आपको चाहिए हो तो आप बता सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।